अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतरूका वक्फ इमलाक, इवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़, मतरूका वक्फ इमलाक। आज हम उनके बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं और क्या उनके बारे में और क्या हैसियत है और उसके मालिकाना हकूक़ क्या हैं और काबज़ाना हकूक़ क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इस टर्मिनोलॉजी को जो है ना, ये जो टर्म है इसको देखते हैं कि ये जो मतरूका वक्फ इमलाक, मतरूका का मतलब होता है कि जो तर्क कर दी गई हैं। यानी कि 1947 में 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो हिंदू और सिख जो प्रॉपर्टीज़ को पाकिस्तान में छोड़ के चले गए थे, जो उनके मुकामात, मुक़द्दस मुकामात और दूसरी प्रॉपर्टीज़, जो उनके मुक़द्दस मुकामात थे जैसे श्राइन्स थी और दरगाहें, या वो जो आप कह लें उनके जो थे गुरुद्वारे, गुरुद्वारा टाइप, और इसके अलावा जो जैसे जितने भी उनकी इबादत गाहें होती हैं वो जो छोड़ के गए, और उसके साथ जो मुल्हका जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ थी, जो ज़रई अराज़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी जगीरें थीं, और इसके अलावा जो शहरों के अंदर जो अर्बन एरियाज़ के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो दुकानें थीं, जो मकानात थे, जो इस तरीके से जो चीज़ें थी ना, वो उसको मतरूका वक्फ इमलाक में जो है ना उसको रखा गया था। शुरू में जब लैंड रेवेन्यू आया तो लैंड रेवेन्यू के तहत इसको जो है ना थोड़ा बहुत कंट्रोल करना शुरू किया गया, लेकिन वो इसकी लैंड रेवेन्यू में जो है ना वो इसका कोई सच, यानी कि लैंड रेवेन्यू तो 1967 में आया, लेकिन उससे पहले जो इसका कोई ख़ास कानून नहीं बना था। लेकिन 1960 में जो है ना, 1959 और 1960 में गालबन इसका एक बोर्ड बनाया गया, इवैक्वी ट्रस्ट बोर्ड बनाया गया, जिसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी मुतलका जो है ना वो इकट्ठी करनी शुरू की, और उसकी एक लिस्टें जो है ना वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनकी लिस्टें बनानी शुरू की, लिस्टिंग करना शुरू कर दी, अपना रिकॉर्ड जो है ना वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये 1975 में इसका जो है ना ये इवैक्वी ट्रस्ट एक्ट जो है ना बनाया गया, जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया 1975 के तहत, और उस बोर्ड को इस जो एक्ट था, कानून था, जो इसके अंडर कर दिया गया, और इसके अंदर सारी तमाम तरीक़ाकार, तमाम शिकें, तमाम सारा कुछ जो है ना वो इसमें बयान कर दिया गया इस एक्ट में। एक्ट की तफसील में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत लंबा है, लेकिन सिंपल सा सिर्फ इतना मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है ना वो जितनी भी इमलाक थी ना वो ज़रई हैं या जो अर्बन है, उनको किराए पे देने का जो है ना वो इख्तियार इस बोर्ड को हासिल है। किराए का मतलब यानी कि मंथली, सालाना किराया भी हो सकता है, जो कम से कम 8 से 10 साल तक जो है ना वो होना चाहिए। 8 साल से कम जो है ना वो फीजिबल नहीं है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट भी एक आई थी कि 3 साल तक भी हो सकता है, लेकिन 3 साल तक कोई ऐसा यानी कि इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसमें 3 साल के लिए कुक दी गई, 8 साल तक जो है ना वो रखा गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 99 यानी कि 99 साल तक, जिसको कि हम लीज़ भी बोलते हैं, कि ये लीज़ पे भी दे सकते हैं। जैसे कंटोनमेंट एरियाज़ में प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, जितने भी मकानात हैं, वो लीज़ पे होते हैं, ओल्ड ग्रांट्स और लीज़ पे होते हैं। इसी तरीके से इस बोर्ड ने भी जो है ना वो लीज़ पे देना शुरू कर दी। 1977 में ये एक स्कीम जो है ना वो तैयार की गई, जिसको स्कीम नंबर 7 भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली मैं स्कीम नंबर 7 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले दिनों में कोई 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि स्कीम नंबर 7 क्या है, और हमारा नाम जो है ना वो स्कीम नंबर 7 में शामिल है। अब हमने उसको खाना मलकियत में कैसे लेके आना है। तो मैं उनको बता दूं कि ये आप मालिक कभी भी नहीं बन सकते। आपको मलकियत के राइट्स, मकबूजियत के राइट्स सिर्फ लीज़ के जो है ना सब्जेक्ट टू लीज़ हासिल है, कि आपको लीज़ की गई है जगह, आपने उसका किराया पे करना है। वो किराया कोई 10-12 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया साल का भी हो सकता है। वो कोई इतना नॉमिनल सा शुरू में होता था, वो उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया, या उसके एग्रीमेंट में कोई ऐसा ये नहीं लिखा गया कि इतने % बढ़ना है। तो वो इसी तरीके से होता है। तो ये लीज़ के राइट्स आपको मिलेंगे, आपको किराए के राइट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो है ना ये बोर्ड जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ को हर साल, या जिधर भी कोई इवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ खाली होती हैं पिछले किराएनामे से, किराएदार से, तो इनको आगे जो है ना इसकी ऑक्शन करता है, नीलामी करता है। और नीलामी भी ये नहीं कि नीलामी के बाद ये मालिकाना हकूक़ मिल जाते हैं, बल्कि नीलामी के बाद भी उसको लीज़ किया जाता है और उसको उनको किराया देना पड़ता है। इसके अलावा ये बोर्ड जो है इवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ में जो कोई उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें बना लेते हैं, या कोई फजूल किस्म का कब्जा कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट्स कर लेते हैं,
وہ بھی اس کو بھی تڑوانے، اس کو ریکور کرنے کبھی اس کے پاس اختیار ہے. یہ ڈی سی کو ڈپٹی کمشنر سے کو کہہ کے اب باقاعدہ آرڈرز جو ہے نا وہ دے سکتا ہے کہ وہ فلاں جگہ کو جو ہے نا ود فورس جو ہے نا اس کو خالی کروائیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا قبضہ ریسٹور کروائیں. تو یہ جو اسکیم نمبر 7 ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی دیگر اسکیمیں، کوئی اسکیم نمبر 7 جو ہے وہ شاید لاہور کے لیے تھی، لیکن باقی علاقوں میں بھی جتنی بھی اسکیمیں آئیں وہ صرف اس کو لیز رائٹس جو ہے نا وہ گرانٹ کرتی ہیں اور کوئی بھی مالکانہ حقوق نہیں دیتے. لیکن اس میں آپ کی اگر لیز رائٹس آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس 99 ایئرز کی لیز ہے یا 33 ایئرز کی لیز ہے، اور اس دوران جس بندے کے نام لیز ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی وراثت آگے چڑھتی ہے اور وہ ریکارڈ میں آتی ہے. وراثت جو ہے نا وہ ریکارڈ میں آتی ہے. اس لیے کوئی پٹواری یا کوئی قانونگو یا کوئی تحصیلدار، کوئی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، کوئی ریونیو کا بندہ یا کوئی بھی کسی قسم کا بندہ یا کوئی ٹرسٹ کا کوئی بندہ آپ کو وراثت کے اندراج سے نہیں روک سکتا. اگر آپ کے پاس اگر کوئی روکتا تو آپ کورٹ کی ڈگری بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ویکوئی ٹرسٹ پراپرٹیز کا ایک طریقہ کار ہے، ان کی لیز کا اور ان کی واپسی کا. تو اس کو اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے نا ان کی اسکیمز بھی آئی ہیں. اسکیم نمبر 7 جو ہے نا وہ لاہور اور اس کے گردونواں کے لیے تھی، باقی علاقوں کی اپنی اپنی اسکیمز تھیں. تو اس کے مطابق ہی آپ کا جو ہے نا وہ ڈیٹا اپڈیٹ ہونا ہے.